इमामुल की ख़राब परफॉर्मेंस के बाद डिबेट शुरू हो गई थी कि आखिर साइम अयूब को टेस्ट डेब्यू कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उनके फर्स्ट क्लास में उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि उनको ऑस्ट्रेलिया जाकर जो टेस्ट डेब्यू करा दें। तो इसी पर बात करेंगे। अबू बकर, क्या चल रहा है, उनको कराना चाहिए था या नहीं कराना चाहिए था? क्योंकि टेस्ट डेब्यू पे तो उन्होंने डक किया बिल्कुल। अरफा, अगर इमामुल हक आपके प्रायोरिटी नंबर 1 अगर ओपनिंग बैट्समैन थे तो मेरा ये ओपिनियन था कि उनको तीसरा मैच भी खिलाकर पूरा चांस देना चाहिए था इस सीरीज़ में, ताकि वो डिलीवर कर सकें या फिर बाउंस बैक कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो हुआ क्या कि आपने एक पोटेंशियल जो टॉक ऑफ द टाउन बने हुए थे साइम अयूब, उनको एक चांस दिया, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये बहुत ट्रिकी था साइम अयूब के लिए भी। यस, उनके पास एक बहुत बड़ा एक ग्राउंड मौजूद था, एक बहुत बड़ा उनके पास एक लेवल मौजूद था कि वो प्रूव करते अपने आप को और एक स्टेटमेंट देते कि साइम अयूब के ऊपर इतनी ज़्यादा जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्यों हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। उसका रीज़न ये है कि मैं शुरू से इस ओपिनियन में हूँ साइम अयूब के हवाले से कि आपने एकदम उनको टेस्ट मैच रेड बॉल की क्रिकेट में ले आए, और उसके बाद अगर आपने उनको डेब्यू करवाना था तो वेट कर लेते किसी ऐसी सीरीज़ का जो आपकी होम सॉइल में होना थी, ताकि उनके लिए वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए काम करती, और उसके बाद आपका जो एक टूर था इंटरनेशनल टूर टेस्ट सीरीज़ का, आप उनको खिला लेते। तो आई वाज नॉट ऑफ द ओपिनियन कि साइम अयूब का डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में हो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यार ठीक है, उनको अब खिला तो कम से कम लिए ना, लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि साइम अयूब ने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है, उसी की वजह से वो आए हैं, और उनका जाहिर सी बात है अभी काफ़ी साल उनके पड़े हुए हैं, तो उनको फ़िलहाल सपोर्ट करें, क्योंकि साइम अयूब उस जगह पे फेल हुए हैं जहाँ बाकी भी फेल हुए हैं। ही इज़ नॉट द ओनली वन। तो इसको आप ज़रूर अपने याद रखिएगा। एक चीज़ तो बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल है कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा इंशाल्लाह उन्होंने खेलना है। लेकिन द थिंग इज़ कि जिस डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के ऊपर आप साइम अयूब को बेस करके ऑस्ट्रेलिया लेकर गए, वहाँ की क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बिल्कुल डेड पिचेस की कंडीशन को सामने रखते हुए एक लाइव कंडीशंस और बॉलिंग अगेंस्ट पैट कमिंस, हेजलवुड, इस तरह की आप बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट आपने जो है ना साइम अयूब को ओपन करवाया। और सेकेंडली इशू ये है कि साइम अयूब के हवाले से कि देखें, आपने परफॉर्मेंस की बात की, परफॉर्मेंस और भी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स की है। 16th प्लेयर थे इस साल में जिनको टेस्ट कैप दी गई। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इससे पहले भी जो प्लेयर्स आप लेकर गए डेफिनेटली उन्होंने परफॉर्म किया, तो वो टीम में आए। हम लोग स्टार को ख़राब करना चाहते हैं, ब्रांड बनाना नहीं जानते। द इशू इज कि मुझे जो एक नजर आ रहा है कि साइम खदशा जो है कि साइम अयूब किसी तरह ज़ाया ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। देखें, अब आपने उनको खिला दिया, तो एक्सपेक्टेशंस जहां पर थी लोगों की वो आहिस्ता आहिस्ता जब नीचे आएंगी। और रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि जो मीडिया प्रेशर है वो हैंडल नहीं किया जा रहा, और मीडिया के प्रेशर को सामने रखते हुए स्पेशली सोशल मीडिया के बहुत सारे डिसीजंस लिए भी जा रहे हैं और बहुत सारे डिसीजंस को रिवर्स भी किया जा रहा है। तो ऐसा कहीं ना हो कि ये साइम अयूब के लिए जो ब्लेसिंग है वो उनके अगेंस्ट ना चली जाए। अच्छा, एक और ना डिबेट चल रही थी कि यार मोहम्मद रिजवान को ऑब्वियसली पहले टेस्ट में जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया था, सरफराज को खिलाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर पाए। दोनों टेस्ट में अगले रिजवान को खिलाया, दोनों में ही उन्होंने परफॉर्मेंस दी, स्पेशली जो सिडनी टेस्ट में कमाल की मैच सेविंग आप उसको कह सकते हो अभी सही। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि यार हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला सीन होना चाहिए, सरफराज को आपसे स्पिन ओरिएंटेड विकेट्स पे रखो, या सरफराज का यहाँ कैरियर खत्म टेस्ट समझें? देखिए, दोनों बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक्स के प्लेयर्स हैं। सरफराज आपने देखा, जैसे आपने खुद बोला कि स्पिन को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। ऑन द अदर साइड, फ्लिप साइड पे रिजवान जो हैं वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और पसंद करते हैं कि तेज़ बॉल उनके बैट पे है, स्पेशली जो पैड्स के ऊपर बॉल है उसको बहुत अच्छा खेलते हैं। और बाउंसी ट्रैक्स में हमने देखा कंपैरेटिवली सरफराज से रिजवान ने बेहतर काउंटर अटैक किया। तो वही हुआ, रिजवान को जब परफॉर्म करने का मौका मिला तो उन्होंने जो शॉर्ट कैमियोस खेले या शॉर्ट इनिंग्स खेली वो इम्पैक्टफुल तो ज़रूर थी, लेकिन वो इसलिए इम्पैक्टफुल लग रही है कि बाकी टीम ने बिल्कुल स्कोर नहीं किया या परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर आप देखें कि बहुत बड़ी इनिंग्स उन्होंने नहीं खेली, लेकिन अगर ये बात कहा जाए कि सरफराज अहमद को बैठा के रिजवान को खिलाना एक गलत डिसीजन था, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक डिसीजन था और उन्होंने प्रूव भी किया। अब सरफराज के ऊपर एक एडेड प्रेशर है। अब पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कंपैरिजन एक तो खत्म करें, और ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन अब इस वजह से नहीं रहा कि अब आपने अगर फ्यूचर को देखना है तो आपकी जो सेकंड बेस्ट है उसको देखें कि जो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए करे। रेड से मोहम्मद हारिस हमारे पूल में मौजूद हैं, और इसी तरह अब आपने अगर आजम खान को भी इंक्लूड किया है तो ये क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, क्या आजम खान को सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट तक रिस्ट्रिक्ट करना है या उनको रेड बॉल में भी लेकर आना है। तो अगर तो आपने सिर्फ वाइट तक करना है तो फिर आप रेड बॉल के लिए
बैकअप के ऊपर तैयार रखें कि कौन सा विकेट कीपर होना चाहिए, क्योंकि विकेट कीपर इतने बड़े टूर्स में, बड़े टूर्नामेंट्स में आप एक विकेट कीपर के साथ नहीं जा सकते। अगर तो आपने सरफराज के साथ ही कैरी करना है, ओके फाइन इनफ, लेकिन साथ आपके पूल में एक यंग लॉट होनी चाहिए जो पाकिस्तान को फ्यूचर के लिए सर्व करें और आपके प्लान का हिस्सा हो। और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना करें प्लीज। लेकिन एक बात तो अबू बकर वाकई यार दाद देने वाली है, क्योंकि हम लोग कई अरसे से हम लोग अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद के बाद यार देख रहे थे कि यार अभी हमें कोई पेस ऑलराउंडर मिलेगा। फ़हीम अशरफ पे इन्वेस्ट तो किया, लेकिन उस तरह से परफॉर्मेंस बिल्कुल भी उनकी नहीं दिखाई दी। आमिर जमाल ने 90 नंबर पे आकर यार ऑस्ट्रेलिया में अपनी डेब्यू सीरीज में, टेस्ट सीरीज में जो परफॉर्मेंस दिया विद द बैट एंड विद द बॉल, क्या लगता है फ्यूचर थोड़ा सा अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स थोड़ा लग रहा है ब्राइट? देखिए अजहर महमूद के लिए भी एक जो मोमेंट थी ना, जहां से उनको कहा गया कि ये वो ऑलराउंडर हैं जिनकी तलाश थी। साउथ अफ्रीका की वो सीरीज थी जहां पे उन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज की, और आमिर जमाल को एक स्टेज पे मौका मिला जिसको उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई कि आमिर जमाल इज वन ऑफ दैट थिंग जिसकी पाकिस्तान को जरूरत थी, एक तेज बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि बैटिंग भी कर सके। बहुत लंबे अरसे से हमने फ़हीम अशरफ को बहुत चांसेस दिए, ऑन एंड ऑफ हमने वसीम जूनियर को भी लाए टीम से वापस लेकर के, लेकिन अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि आमिर जमाल को अगर आपने रेड बॉल क्रिकेट में खिलाना है, इसका मतलब है कि वो एक प्रॉपर जेन्युइन ऑलराउंडर हैं। उनका वर्कलोड मैनेजमेंट को भी आपने देखना होगा, उनकी फिटनेस को भी आपने देखना होगा, और हर चीज उनको उस लिहाज से उनके लिए बेहतर करनी होगी कि जो आमिर जमाल को सपोर्ट करे, ना कि उनके लिए एक एडिड प्रेशर के तौर पे काम और करे। एक अच्छी बात है अबू बकर कि यार उन्होंने टेलेंडर्स के साथ उसने खेला है अपने डेब्यू सीरीज में टेलेंडर के, दैट मींस कि आप अपना जो ये एक प्रेशर है वो खुद भी अपना भी ले रहे हो, और फिर जो टेलेंडर की तरफ का प्रेशर वो भी अब्जॉर्ब कर रहे हो, तो ये चीज मेरे ख्याल से अच्छी है। फ़हीम अशरफ का आप क्या देखते हैं फ्यूचर आमिर जमाल के होते हुए? देखें, अगर आमिर जमाल की ये परफॉर्मेंसेस इसी तरह रहती हैं, उन्होंने पहले 2 मैचेस में बॉलिंग में प्रूव किया और आज उन्होंने बैटिंग में भी स्टेटमेंट दे दी, अगर तो ये सिनारियो रहता है तो इसमें तो आमिर जमाल को छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी है बैकअप में, फ़हीम अशरफ हैं या जो भी हैं। एक लॉजिक नहीं बनती कि एक आपका परफॉर्मर है और वो आपकी बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, और आमिर जमाल की फिटनेस इज गुड इनफ एज वेल, वो फील्डिंग में भी बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली जो रिसेंट पास्ट में और अभी एक इशू चल रहा है वो पाकिस्तान की फिटनेस है, और बहुत अरसे से हम ये बात रिपीटेड कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फिटनेस को लेके कोई भी एड्रेस नहीं किया जा रहा, और ये चीजें वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही हैं। ये जो इजी कैचेस का ड्रॉप होना, स्लॉपी फील्डिंग होना, और ये छोटी छोटी जो चीजें जो ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड हमें नजर आ रही हैं, वो फिटनेस के साथ इनडायरेक्टली लिंक करती हैं। तो पाकिस्तान को इस सब्जेक्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ जरूर क्रेडिट देना चाहिए मोहम्मद वसीम को, जो फॉर्मर चीफ सेलेक्टर थे, उनके होते हुए आमिर जमाल को जो इंक्लूड किया गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको जो वो पसंद आएगा। फीडबैक से अपनी आप जरूर हमें आगाह लिख रखिएगा। sportsinfo.pk को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अबू बकर और अरफा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।